अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आ चुके हैं। मतलब हाउ इवेपोरेशन काज कूलिंग, इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसके बाद डिफाइन इवेपोरेशन एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ फैक्टर विच इफेक्ट ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये इस तरह के ना कुछ क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास इवेपोरेशन होती क्या है। देखो, अगर आप कोई भी लिक्विड लो, ये मैंने एक लिक्विड ले लिया, इसको यहाँ पर रख दो। ये लिक्विड ना खुद ब खुद ही वेपर में बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। मसला आप लिक्विड की जगह पे ना ये पानी, वैसे मैं लिक्विड वर्ड यूज़ करता हूँ ना, लिक्विड वर्ड यूज़ करने के बाद फ़ौरन जो हमारे जहन में एक चीज़ आती है वो पानी है। लेकिन मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ लिक्विड की जगह पे ना ये पेट्रोल ले लिया। आप पेट्रोल को तकरीबन कुछ 4 घंटों के लिए एक बड़े वाले पहले में रख दो, 4 घंटों में सारे उड़ जाएगा। अब यहाँ बेसिकली हुआ क्या है, जो लिक्विड है वो बुखारात में तब्दील हो गया या गैस बन गई है। इस प्रोसेस को जिसमें लिक्विड बुखारात में तब्दील हो जाए इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of liquid into vapors or गैस कह लो या वेपर्स कह लो, इसको हम नाम दे देते हैं इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अच्छा, 2 अल्फाज हैं, मैक्सिमम बच्चों को फ़र्क नहीं पता होता। एक वर्ड है इवेपोरेशन, एक वर्ड है वेपोराइजेशन। एक वर्ड है वेपोराइजेशन और एक वर्ड है इवेपोरेशन। इन दोनों अल्फाज में फ़र्क क्या है, किसी बच्चे को पता है? व्हाट इज़ इवेपोरेशन, व्हाट इज़ वेपोराइजेशन? दोनों अल्फाज, मैं एक चीज़ बता दूं, दोनों का मतलब यही है कि किसी भी लिक्विड का वेपर में तब्दील होना, वो भी इवेपोरेशन है और वो वेपोराइजेशन भी है। सही है? नहीं, गैसेस का चक्कर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिए, ये वाला जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होता है। सही है? इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अल्फाज चेंज करूँगा, बाकी सारा कुछ सेम होगा। स्पॉन्टेनियस, ये भी लिख लीजिए, स्पॉन्टेनियस। बाकी आगे कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड, मतलब स्पॉन्टेनियस का लफ्ज़ी मतलब तो खुद ब खुद। अब इवेपोरेशन में और इवेपोरेशन और वर्ड है वेपोराइजेशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, अगर आप किसी पानी को बॉयल करते हो, पानी को उबालो या किसी भी लिक्विड को लेके उबालो, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त भी वेपर बनेंगे। किसी भी लिक्विड को लेके आप उसको क्या करो? बॉयल करो। क्या करो? बॉयल करो। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे ना, आप इन वेपर को या इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहोगे। क्या कहोगे? सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे अगर कोई लिक्विड वेपर में तब्दील होता है तो उसको वेपोराइजेशन कहेंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट के अलावा किसी भी जगह पे तब्दील होता है तो उसको इवेपोरेशन कहेंगे। मतलब नॉर्मली आप कपड़े, अच्छा मुझे ये बताइए, वेपोरेशन है वेपोराइजेशन है? कपड़ा गीला है, उसको उठा के मैंने तार के ऊपर डाल दिया है तो इवेपोरेशन है। आपने यहाँ पे उसको गर्म नहीं किया, बॉयल नहीं किया। वेपोरेशन को ऐसे भी डिस्क्राइब करेंगे जो खुद ब खुद वो वेपोरेशन कहते हैं, जो करवाई जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है, कह सकते हैं। इवेपोरेशन खुद ब खुद ही होती है और वेपोराइजेशन आप बॉयल करोगे तो फिर होगी। सही है? लेकिन बाद दफ़ा हम अगर इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसको भी इवेपोरेशन कहेंगे। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर या लिक्विड वो वेपर में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को इवेपोराइजेशन कहेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? और सिंपल इवेपोरेशन, आपको पता है बुखारात में तब्दील होने के अमल को इवेपोरेशन कहते हैं। अच्छा, अब ना ये प्रोसेस कौन सा है? अगर बंदा आपसे ये पूछ ले
ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो याद रखिएगा, इवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों बच्चे? एंडो का लफ्जी मतलब है, एंडो मीन होता है इनसाइड, और थर्मिक निकला है थर्म से, और उसका मतलब होता है हीट। ऐसा प्रोसेस जिसमें बाहर से अंदर की तरफ हीट मूव हो, एंडोथर्मिक कहते हैं। मतलब आप इवेपोरेशन करवाना चाहते हैं ना, आप इसको थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ेगा। सही है? यहाँ देखो, गर्म करने का मतलब ये नहीं है, देखो हमारा यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, पानी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। सही है? तो ये याद रखिएगा। तो इसमें हमेशा हीट क्या होती है? जज़ब होती है। इसमें क्या होती है? हीट जज़ब होती है। इन दोनों अल्फाज का मतलब आपने पेपर में नहीं लिखना, सिर्फ इसको साइड में कहीं पर करके लिख लीजिएगा। कैंडो का मतलब ये है, थर्मिक का मतलब ये है। देखो, अगर मैं 1 मोल पानी लूँ, 1 मोल पानी होता है 18 ग्राम के बराबर, और यह पहले है लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। अगर इसी पानी को मैं कन्वर्ट कर दूँ गैस में, किस में? गैस में कन्वर्ट कर दूँ, तो यहाँ पे जो मुझे हीट देनी पड़ेगी डेल्टा एच, बच्चे वो याद रखिए, वो 40.7 किलो जाउल पर मोल है। किलो जाउल पर मोल है, मतलब आपको 40.7 किलो जाउल एनर्जी 18 ग्राम पानी को उड़ाने के लिए देनी पड़ेगी। सही है? ये है 1 मोल में, 1 मोल पानी का लेना वो 18 ग्राम के बराबर होगा। इतनी एनर्जी दोगे तो 1 मोल पानी का उड़ जाएगा, ये इसका मतलब है। सही है? तो 40.7 किलो जाउल पर मोल एनर्जी is required to vaporize या to convert liquid water into vapors। लो जी, ये एक छोटी सी बात याद रखिएगा। अच्छा, आप एक्सप्लेनेशन लिखने लगे बच्चे, एक्सप्लेनेशन खुसूसन समझ लीजिएगा। अगर आपका एक्सप्लेनेशन आ गई ना, तो आपके पास कम से कम कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा होगा इवेपोरेशन में हो क्या रहा होता है। इधर देखो, आपके बच्चा आप में से कोई लिखता हुआ नज़र ना आए, इधर आ जाओ। अब आपकी नज़र सारी की सारी वाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। ये कोई 3-4 मिनट है जिसमें आप समझ लोगे इवेपोरेशन बेसिकली हो क्या रहा है। बच्चे केमिस्ट्री में ना एक बात याद रखिएगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए ना, बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए, तोड़ने के लिए बॉन्ड को बच्चे एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी देनी पड़ती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। देखो, मैंने एक गिलास पानी का लिया, ये मेरे पास एक गिलास पानी का है। अब इसको मैंने यहाँ तक भरा हुआ है, और अगर इसको मैं बाहर रख दूँ तो ऐसा ऐसा पानी किस में चेंज होता रहेगा? बुखारात में। किस में तब्दील होगा? बुखारात में। अब पानी को मैं थोड़ा जूम करूँ ना, तो हमारे पास ये होगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह, ये इस तरह, ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये एक दूसरे को सारे के सारे पकड़े होते हैं। ये इसको खींच रहा होता है, ये इसको खींच रहा होता है, ये इस तरह, ये सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? खींच रहे होते हैं या जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जाता नहीं है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाहर की तरफ मूव नहीं करता। तो ये वाला काम है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। किसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। अब होता यह है कि जब आप इसको गर्म करते हो, जब आप इसको थोड़ा बहुत ही गर्म करोगे ना, सही है? अच्छा चलो गर्म नहीं करते हम। अब इस मॉलिक्यूल की एनर्जी मैं सपोज करता हूँ है 50 जाउल, इसकी एनर्जी है 5 जाउल, इसकी एनर्जी है 6 जाउल, इसकी एनर्जी है 7 जाउल, इसकी एनर्जी है 5 जाउल, इसकी एनर्जी है 6 जाउल, इसकी एनर्जी 5 जाउल, इसकी एनर्जी है 5 जाउल, इसकी एनर्जी है 5 जाउल, इसकी एनर्जी है 6 जाउल, इसकी एनर्जी है 8 जाउल, इसकी एनर्जी है 2 जाउल या 6 जाउल, 6 जाउल कर लो। अब ये कहते हैं जी हमारे पास मैक्सिमम मॉलिक्यूल की एनर्जी एवरेज होती है, नॉर्मल, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होता है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है।
ये देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी एनर्जी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ से उड़ेगा और बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ सकता है। ये क्या जी, इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के बाहर वेपर में तब्दील हो सकता है या कर सकता है। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। अब यही हमने बातें सारी की सारी यहाँ पर लिखनी है। Say in liquid state, the molecules of liquid have intermolecular forces. All the molecules possess energy. Some molecules have higher energy than average energy. These molecules escape, छोड़ जाना, escape कहते हैं छोड़ जाना, escape the surface of liquid and low energy molecule left behind. जब ये निकल जाएगा तो बाकी एनर्जी मॉलिक्यूल कौन से हैं जिनकी एनर्जी क्या है, कम है, उनकी निस्बत क्या है, मतलब हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल उड़ गए, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल पीछे बच गए। और लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जब पीछे बच जाएंगे, क्या होगा, जब लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल पीछे बच जाएंगे तो इसका जब याद रखिए, जब एनर्जी कम होगी तो इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और इसकी वजह से हमें ठंडे ठंडे महसूस होने शुरू हो जाते हैं। आप कपड़ा लेके आपने जिस्म के ऊपर रखते हो, वो ठंडा क्यों महसूस होता है, उसमें यही काम होता है। कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल पीछे रह जाते हैं। क्या सर जी वो पानी ठंडा होता तां करके होता, ये भी तो कह सकते हैं कि पानी ठंडा है इस वजह से होता है। आप घर जाके पानी गर्म करके कपड़ा उसमें डिप कीजिएगा, उसको निकाल के थोड़ा सा फैलाना है, इस तरह फैला के 1 मिनट के लिए फैलाओ के दोबारा फिर ऊपर ले लो, तब तो पानी गर्म था जब आपने डिप किया। लेकिन क्या हुआ, जब बाहर निकाला फिर वेपोराइजेशन हुई, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल उड़ गए, लो एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हमें ठंडक ठंडक महसूस होती है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिखनी है। चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोजेस एनर्जी, ये क्या रखते हैं, एनर्जी रखते हैं। Those molecules of liquid, those molecules of liquid which have high काइनेटिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल लिक्विड जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये वाला जिससे मैंने ये उड़ गया, हाई काइनेटिक एनर्जी, एस्केप। अच्छा, एस्केप की जगह पे ना लीव लिख लो। लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की सरफेस को क्या कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। और लो एनर्जी मॉलिक्यूल बाकी बच जाएंगे। लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या, दो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड विच हैव आएगा, विच हैव हाई काइनेटिक एनर्जी लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, रह जाना। लेफ्ट बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे रह जाना। लेफ्ट बिहाइंड ये पूरा वर्ड है। लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड, सो एनर्जी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इज डिक्रीज्ड, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, जब एनर्जी डिक्रीज होगी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, और जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा इज आल्सो डिक्रीज्ड एंड बिकम कूल, एंड बिकम, और ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, बिकम कूल। अच्छा, अब दुनिया के अंदर ना हमेशा, अब मुझे ये बताइएगा, चाय अगर मैं रखूँ हमेशा ठंडी होगी या गर्म होगी, ठंडी होगी। मैं बोतल ठंडी है, गिलास में डाल के मैं रख दी, वो हमेशा गर्म होगी या ठंडी होगी, क्यों?
स्टेबिलिटी चाहती है, वो अपना टेम्परेचर करना चाहती है एटमॉस्फेयर के बराबर। सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल उड़ गए, बाकी इस लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। अब ये क्या करेगा, बाहर से एनर्जी को गेन करेगा, जज़ब करेगा। इसे हमें कहिए एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी जज़ब होती है। एनर्जी क्या होती है, जज़ब होती है। अब जब बाहर से एनर्जी को खींचता है ना, जिसकी वजह से बाहर वाले सराउंडिंग वहाँ पे कूलिंग का एहसास होना शुरू हो जाता है। क्या होनी शुरू हो जाती है, कूलिंग होनी शुरू हो जाती है। यही रीजन लिखेंगे, बिकम कूल, लिक्विड इज आल्सो डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज आल्सो डिक्रीज एंड बिकम कूल। द एनर्जी मूव फ्रॉम surrounding and it cause कूलिंग, और ये कूलिंग की वजह बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, हाउ इवेपोरेशन काज कूलिंग। हाउ इवेपोरेशन, किस तरह इवेपोरेशन वजह बनती है कूलिंग की, काज कूलिंग। ये पास्ट पेपर में सवाल आ चुका है, हाउ इवेपोरेशन काज कूलिंग। तो आपने यहां से यहां तक, इसके अलावा एक और भी सवाल आ सकता है, हाउ इवेपोरेशन टेक प्लेस, किस तरह इवेपोरेशन होती है। हाउ इवेपोरेशन अक्कर, अक्कर का मतलब होता है होना। भाई अगर ये नीचे वाला, ये पहला सवाल पूरा लिखोगे, दूसरा सवाल अगर आता है तो आपने जहाँ स्टार्ट करना है दूसरे सवाल का, और इसका आंसर आपने यहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक। अगर पूरा भी लिख दोगे कोई मसला नहीं है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम होगा। हमने पूरा बताया कि वेपोरेशन होती किस तरह है, कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो उड़ जाते हैं, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल पीछे रह जाते हैं, यही वेपोरेशन है। यही क्या हमारे पास है। अच्छा, अब इसके अलावा ना एक और शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है, वो कहते हैं इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, जस्टिफाई। क्या, इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होती है। आप इसको कर दो जस्टिफाई, इसकी वजाहत कर दो। देखो इधर मेरी बात सुनना, जो कपड़े हैं, कपड़े आप बाहर डालते हो तो हो जाते हैं खुश्क, ऐसा ही है। धो के कपड़े बाहर डालो तो खुश्क हो जाते हैं। खुश्क होने में होता क्या है, जो पानी कपड़ों के अंदर मौजूद होता है वो वेपर बन के उड़ जाता है, और वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो है इवेपोरेशन। अब मेरी बात सुन लो, बात सुन लो, वो प्रोसेस कौन सा हो रहा है, इवेपोरेशन। अच्छा, अब खुद सोचो, कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं, ये यहाँ पे भी डाल दिए हैं और यहाँ पे डाल दिए। ये फुल सर्दी का मौसम है और ये गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, सर्दी के मौसम में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। किस मौसम में जल्दी कपड़े खुश्क हो जाते हैं? गर्मी में मेरे ख्याल से ये 1.5 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट खुश्क हो जाते हैं। सही है, 1.5 घंटे में मुकम्मल खुश्क हो। लेकिन सर्दियों में बाद दफ़ा एक दिन पूरा लगवाना पड़ता है, अगले दिन फिर आधा दिन शिफ्ट लगानी पड़ती है, ऐसे ही है ना। अब हुआ क्या, हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन रही तेज, लो टेम्परेचर पे इवेपोरेशन रही कम या स्लो। सही है। अब हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन होती है हाई, लो टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती है लो, लेकिन इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। यही सवाल है कि इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, जस्टिफाई। हम यही कहेंगे कि हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, लो टेम्परेचर पे मतलब ये स्टेटमेंट उन्होंने सही दी हुई है, उसको जस्टिफाई आपने वजाहत करनी है। स्टेटमेंट सही है, किस लिहाज से सही है आप वजाहत करोगे कि जी गर्मियों में ज़्यादा, गर्मियों की बात नहीं करेंगे हम, क्या हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हाई है, लो टेम्परेचर पे इवेपोरेशन लो है, इसलिए इवेपोरेशन हर जगह पे हो रही होती है।
सही है, तो लिखिए इसके बारे में। द रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट कहते हैं स्पीड को, रफ्तार को, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टू टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, rate of evaporation, rate of evaporation is high, and at low temperature, at low temperature और कम दर्जा हरारत पर rate of evaporation is low, rate of evaporation is low, it take place, evaporation आगे ख़त्म करके evaporation take place, evaporation take place, evaporation हो रही होती है at all temperature, हर दर्जा हरारत पर, at all temperature। लो जी, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, नाम लिखेंगे, कल को आगे मज़ीद इनकी एक्सप्लेनेशन करके ये टॉपिक हो जाएगा आपका ख़त्म। मेरे फैक्टर्स की बात की जाए तो 3 फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन पे। पहला जी सरफेस एरिया, सतही रकबा कहते हैं उर्दू में। सेकंड फैक्टर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और नेक्स्ट बात है हमारे पास टेम्परेचर। बात नाम लिख लीजिएगा, कल को हर एक की एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में एक आधी एग्जांपल भी लिख लेंगे। ये 3 फैक्टर है जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं इवेपोरेशन पर। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।